हेलो मेरे क्लास 12th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। आई होप बच्चों आप अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस टारगेट 100 अपॉन 100 के सीरीज़ में हम आपके विस्तार सेक्शन के चैप्टर 3 जो कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, इसी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी वे में कवर कराया है। तो आप अगर नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं तो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे, बाकी साथ में आप हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझते चलेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें इसके पहले हमने आपके क्लास का ही एक पोयम जो पहला है माई मदर एट 66, इसी के सेंट्रल आइडिया को कवर कराया है। इसमें हमने आपको सेंट्रल आइडिया लिखने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका बताया हुआ है, और मैंने इस सेंट्रल आइडिया को आपके अपने लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल में प्लेलिस्ट में क्लास 12th के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप इस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, और पहला ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ऑथर अंटार्कटिका कैसे पहुंचे, यानी अंटार्कटिका नामक जो जगह है उस जगह पर हमारे इस चैप्टर के ऑथर कैसे पहुंचे। तो आंसर देखते हैं। द ऑथर तिसानी दोषी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि इस चैप्टर की जो ऑथर हैं वो हैं तिसानी दोषी, या ईशानी भी कह सकते हैं, टी इसमें साइलेंट है। द ऑथर ईशानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका, यानी ईशानी दोषी अंटार्कटिका पहुंची बाई अ रशियन वेसल, एक रूसी जहाज के द्वारा पहुंची जिसका नाम था द अकादमिक सोकाल्स्की। द अकादमिक सोकाल्स्की नामक रशियन जहाज या रूसी जहाज के माध्यम से हमारी ऑथर ईशानी दोषी अंटार्कटिका पहुंची। सी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, उन्होंने अपनी यात्रा मद्रास से शुरू की। क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, और इसमें इसके दौरान उन्होंने 9 टाइम जोन्स को पार किया। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट्स को पार किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और 3 महासागरों को पार किया। एंड मेनी इकोस्फीयर्स, और कई सारे पारिस्थितिकीय तंत्र या पर्यावरणीय तंत्रों को पार किया। सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स, यानी उन्हें लगभग 100 घंटे से अधिक की यात्रा करनी पड़ी यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें उन्होंने अलग अलग यातायात के साधनों का प्रयोग किया, सच एज शिप, जैसे कि पानी वाली जहाज, कार एंड एरोप्लेन, और एरोप्लेन वगैरह। तो इस तरीके से हमारी जो ऑथर हैं ईशानी दोषी वो अंटार्कटिका पहुंची। तो आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे आंसर। द ऑथर ईशानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका बाई अ रशियन वेसल द अकादमिक सोकाल्स्की। सी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास in which she crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres. She had to travel over 100 hours using different mode of transportation such as ship, car and aeroplane. Okay, now move on to next question. Question number 2. So our question number 2 is, what was the wonder the author realized आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका पहुंचने के बाद कौन से आश्चर्य ऑथर ने महसूस किया, यानी किन किन चीजों पर हमारे ऑथर को आश्चर्य हुआ अंटार्कटिका पहुंचने पर। ओके, तो आंसर देखते हैं। द ऑथर वंडर्ड एट द फैक्ट
यानी ऑथर को आश्चर्य हुआ उस तथ्य पे दैट कि अंटार्कटिका की जो अंटार्कटिका है विच इज सो कोल्ड नाउ, जो इस समय सबसे ज्यादा ठंडी जगह मानी जाती है, वंस वाज अ पार्ट ऑफ द सेम लैंड मॉस, एक बार ये उसी भूभाग का एक हिस्सा हुआ करता था, इन विच जिसमें इंडिया वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, यानी इंडिया भी उपस्थित था। तो आश्चर्य ये हुआ हमारी ऑथर को कि जो अंटार्कटिका जो आज इतना ज़्यादा ठंडा है, ये भी उसी भूभाग का एक हिस्सा था जिसमें हमारा इंडिया भी स्थित था, यानी इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास में स्थित थे। सी ऑल्सो वंडर्ड, उन्हें इस पर भी आश्चर्य हुआ, एट इट्स इमेंसिटी, इसके विस्तृत रूप पर, इसके विशालकाय पर आश्चर्य हुआ, एंड इट्स आइसोलेशन, और इसके वीरानेपन पर आश्चर्य हुआ, यानी ये बिल्कुल अलगाव, अलग, एकदम वीरान में पड़ा हुआ है। इस चीज पर ऑथर को आश्चर्य हुआ, अंटार्कटिका के विशालकायपन पर या विस्तृत रूप पर और उसके वीरानेपन पर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बेहतर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, पहले बता दें ये चैप्टर थोड़ा टफ है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाए। ओके, जो कि आपको बेहतर कंटेंट समझ में भी आ सके और उसे आप बेहतर अपने तरीके से लिख भी सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड है व्हाट वाज गोंडवाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप कर लीजिए, टिक कर लीजिए, गोंडवाना क्या था। तो देखते हैं आंसर। यहां पर देखिए एक स्पेलिंग रॉन्ग हो गया था, जॉइंट की जगह जायंट रहेगा। तो कह रहा गोंडवाना वाज अ जायंट एमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। मीन्स गोंडवाना वाज मतलब था, ए मतलब एक, जायंट मतलब बहुत विशाल काय, एमलगमेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मिश्रित जिसे बोलते हैं, आपस में मिक्स हुआ। तो गोंडवाना एक विशाल काय मिश्रित सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक दक्षिणी अति महाद्वीप था। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट का मीन्स होता है अति महाद्वीप, मीन्स बहुत बड़ा महाद्वीप। तो गोंडवाना एक बहुत विशालकाय मिश्रित दक्षिणी दिशा में स्थित एक अति महाद्वीप था, विच एग्जिस्टेड, जो पहले था 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 650 मिलियन साल पहले जो हुआ करता था। अब 650 मिलियन मतलब 6 अरब 50 करोड़ साल पहले ये गोंडवाना एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो एग्जिस्ट करता था, यानी अस्तित्व में था। इट इज की जगह आप यहां वॉच कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसकी जगह आप स्पेलिंग वॉच कर लें। इट वॉज सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, यानी यह था, व्यवस्थित था, सेंटर्ड मतलब बिल्कुल बीचों बीच में, रफली मतलब मोटे तौर पर, अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, यानी जहां आज अंटार्कटिका है ये मोटे तौर पर उसी के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित था। तो गोंडवाना के बारे में क्या बताया गया कि गोंडवाना वॉज अ जाइंट एमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, मीन्स गोंडवाना एक बहुत विशालकाय मिश्रित दक्षिणी अति महाद्वीप था, विच एग्जिस्टेड, जो अस्तित्व में था 6 अरब 50 करोड़ साल पहले, और जहां आज अंटार्कटिका स्थित है मोटे तौर पर गोंडवाना उसी के बिल्कुल बीचों बीच में हुआ करता था। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी नो टुडे, यानी जो आज का ग्लोब जिस आकृति का हुआ है, जिसे हम जानते हैं, वो कैसे इस आकृति का हुआ था। ओके, तो देखते हैं आंसर। व्हेन द डायनासोर्स, जब डायनासोर वर वाइप्ड आउट, यानी इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए, एंड द एज ऑफ मैमल्स, और स्तनधारियों का युग गॉट अंडरवे, शुरू हुआ, यानी जब इस पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो गए और स्तनधारियों का यहां पर युग शुरू हुआ, द लैंड मास वाज फोर्स्ड, तो इस भूभाग पर एक दबाव पड़ा, टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और इस दबाव की वजह से ये भूभाग अलग अलग देशों में बट गया,
एंड शेप्ड द ग्लोब, और इस ग्लोब की आकृति का बन गया मच एज वी नो टुडे, जैसा कि आज हम जानते हैं। तो जैसा कि आज हम जानते हैं इस प्रकार के ग्लोब के रूप में वो बट गया। कैसे क्या हुआ फिर से देखें कि व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर यहाँ पृथ्वी से विलुप्त हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और स्तनधारियों का युग शुरू हुआ, द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तो उस भूभाग पर एक दबाव पड़ा अलग अलग देश में बट जाने में, एंड शेप द ग्लोब मच एज वी नो टुडे, और उस आकृति का हो गया, उस ग्लोब की आकृति का हो गया जैसा आज हम जानते हैं। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है व्हाट कैन बी द माइंड बॉगलिंग थिंग। माइंड गॉबलिंग का मतलब होता है दिमाग को घुमा देने वाली चीज। तो अगर व्हाट कैन बी द माइंड बॉगलिंग थिंग, यानी ऐसी क्या है जो दिमाग को घुमा देती है, अबाउट द हिस्ट्री इन अ मिलियन ईयर्स, यानी 1 मिलियन सालों में, 1 मिलियन साल के इतिहास में ऐसी कौन सी चीज है जो दिमाग को घुमा देती है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख ईयर्स, यानी पिछले 10 लाख साल के इतिहास में ऐसी कौन सी चीज थी जो दिमाग को घुमा देने वाली थी, ये क्वेश्चन है। ओके, तो कह रहा बाई द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका के अध्ययन करने के दौरान, द फैक्ट, ये तथ्य, दैट कि इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, कि जो भारत है वो उत्तर की तरफ खिसक रहा था, ढकेल रहा था, दबाव डाल रहा था, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, और साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका खिसक रही है टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, किससे जुड़ने के लिए, नॉर्थ अमेरिका से। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका थोड़ा दूर दूर दिखाई देगा। तो क्या हो रहा है कि साउथ अमेरिका खिसक रहा है, यानी साउथ अमेरिका की जो प्लेट है पृथ्वी की वो खिसक रही है नॉर्थ अमेरिका की तरफ, एंड मेनी अदर बॉगल, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें दिमाग को घुमा देने वाली हैं, एंड प्रोड्यूस मेनी इमेजिनेशंस, और जिसकी वजह से बहुत सारी कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कह रहा है क्या हुआ कि भाई 10 लाख पूर्व इतिहास में चीज़ें क्या हुई कि जब हमने अंटार्कटिका का स्टडी किया तो हमें पता चला कि जो पृथ्वी थी वो उत्तर की तरफ खिसक रही थी, और जो साउथ अमेरिका है वो खिसक रही है नॉर्थ अमेरिका से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग को घुमा देने वाली हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन 5। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 एज वी नो। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर लीजिए। अकेले अकेले का फायदा मत कीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है क्या, व्हाट इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द ऑथर। चिलिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब 2 चीजें होता है, एक तो बहुत आश्चर्य करने वाली चीज और दूसरा बहुत ठंडक प्रदान करने वाली चीज। तो यहाँ पे ठंडक प्रदान करने वाली चीज से इसका सेंस है कि ऑथर के लिए कौन सा ऐसा दृश्य था जो उन्हें बहुत ज़्यादा चिलिंग प्रोस्पेक्ट होने लगा, यानी बहुत ठंडक जैसा महसूस कराया। तो आंसर है ईशानी दोषी, द ऑथर, यानी ईशानी दोषी जो इस चैप्टर की ऑथर हैं, स्पेंट 2 वीक्स, उन्होंने 2 सप्ताह बिताए, इन अ प्लेस, एक ऐसी जगह पे, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स, जहां पर पृथ्वी की सभी, यानी पृथ्वी की टोटल, यानी पृथ्वी का कुल 90% बर्फ आर स्टोर्ड, वहीं पर जमा हुआ है, इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर हर, यही उनके लिए क्या था, एक ठंडक वाला भाव था, यानी एक ठंडक वाला दृश्य था। तो फिर से सुने क्या है आंसर, कर ईशानी दोषी द ऑथर, यानी जो इस चैप्टर की ऑथर हैं ईशानी दोषी, स्पेंट 2 वीक्स इन अ प्लेस, उन्होंने 2 सप्ताह ऐसी जगह पर बिताए, वह 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम, जहां पर पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% हिस्सा इकट्ठा हुआ है या स्टोर हुआ है, जमा हुआ है, उस जगह पर रहना ही उनके लिए एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था। कितने दिन, 2 सप्ताह के लिए। ओके, तो ये था ऑथर के लिए चिलिंग प्रोस्पेक्ट। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो आवर क्वेश्चन 7 इज व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, यानी किसी को भी अंटार्कटिका में कैसा महसूस होता है। हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली,
और यहाँ का जो दृश्य होता है वो कैसे कैसे बदलता रहता है या कैसे कैसे लोग चीज़ें वहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब आप अंटार्कटिका जाएं तो आपको कैसा फील होगा और आप वहाँ कैसी कैसी चीज़ें बेसिकली देख पाएंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा वन फील्स कोल्ड, यानी कोई भी जाएगा वहाँ उसे ठंडक महसूस होगा इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में, बिकॉज 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड देयर, क्योंकि पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% हिस्सा तो यहीं अंटार्कटिका में ही जमा हुआ है। द विजुअल स्केल रेंजेस, यानी जो वहाँ का देखने का दृश्य है, दृश्य यानी दृश्य का जो आंकड़ा है वो फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, यानी वो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े विशालकाय जीवों तक है। यानी बेसिकली इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ एकदम सूक्ष्म जीव से लेकर एकदम विशालकाय जीव भी देखने को पाएंगे। तो वहाँ आपको जो विजुअली स्केल रेंज है वो बहुत लंबा चौड़ा है, छोटी चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पर सबसे विशालकाय चीज़ भी देखने को मिलेगी। जैसे मिजेज एंड माइट्स, यानी बहुत छोटी छोटे कीड़े मकोड़े, टू ब्लू व्हेल्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आप वहाँ तो देखने को मिलेगा ही, उससे फिर सबसे बड़ी चीज़ आपको वहाँ ब्लू व्हेल्स भी देखने को मिलेगा। एंड आइसबर्ग्स, और वहाँ आपको बर्फ के पहाड़ दिखाई देंगे। एज बिग एज कंट्रीज, बिल्कुल देश के बड़े कितने, यानी जितना बड़ा एक देश होता है उतने बड़े बड़े आपको वहाँ पर आइसबर्ग्स दिखाई देंगे। और अभी तो कुछ हाल में एक रिसेंटली नोट भी हुआ है, सबसे बड़ा आइसबर्ग जो अंटार्कटिका का है वो किसी कंट्री के इक्वल है, यानी जितना एक कंट्री का एरिया है उतना ही एरिया उस आइसबर्ग का है। ओके, तो ये था क्वेश्चन 7। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स, यानी 12,000 वर्षों के दौरान मानव की क्या क्या उपलब्धियां हैं। ये क्वेश्चन है कि मानव क्या क्या उपलब्धि हासिल किया है किस दौरान, 12,000 वर्षों के दौरान। तो आंसर देखते हैं। देखिए भाई, मानव ने क्या किया है। ह्यूमन बीइंग्स हैड क्रिएटेड क्वाइट अर्यूकस, यानी मानव ने क्रिएटेड मतलब उत्पन्न कर दिया है, क्वाइट अर्यूकस मतलब काफ़ी उथल पुथल, यानी इंसान ने इस पृथ्वी पर पिछले 12,000 वर्षों में काफ़ी उथल पुथल शुरू कर दिया है, उत्पन्न कर दिया है। इचिंग दियर डोमिनेंस, और अपना अधिकार दर्शाने लगा है ओवर नेचर, किसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर। विद दियर विलेजेज, अपने गाँवों के लेकर, टाउन्स अपने कस्बों को लेकर, सिटीज अपने शहरों को लेकर, मेगा सिटीज और अपने उप शहरों यानी महानगरों को लेकर, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स, यानी इस पिछले 12,000 वर्षों के दौरान इंसान ने इस पृथ्वी पर काफ़ी उथल पुथल मचा दिया है और इंसान ने इस प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार दर्शाया है, जैसे अपने गांव को लेकर, अपने कस्बों को लेकर, अपने शहरों को लेकर और अपने महानगरों को लेकर। तो बेसिकली इंसान ने पृथ्वी के साथ बहुत कुछ गलत करना शुरू कर दिया है पिछले 12,000 वर्षों में। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी हम पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को कैसे जान सकते हैं। हाउ अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट, यानी पृथ्वी के इन तीनों पक्षों को जानने में अंटार्कटिका कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये मैं तो कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट। क्या कह रहा हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आंसर देखते हैं। अंटार्कटिका इज अ प्लेस, अंटार्कटिका एक स्थान है, टू अंडरस्टैंड अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यानी पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, क्योंकि इसने अपने बर्फ के परतों के बीच में 500,000 ईयर्स ओल्ड, यानी 5 लाख, 500,000 मीन्स 5 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 500,000 में 5 लाख, 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, इसने अपने बर्फ के परतों के बीच में फंसाया हुआ है। तो क्या करा, क्योंकि इसने अपने बर्फ के परतों के बीच में
5 लाख पुराना कार्बन रिकॉर्ड छिपाया हुआ है। और आपको बता दें, कार्बन रिकॉर्ड से हम किसी भी चीज़ का वर्तमान, भूत और भविष्य जान सकते हैं, क्योंकि वो उसी से संबंधित पूरी विशेष जानकारी होती है। ओके, आंसर आगे है, सो अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट। और इस प्रकार अंटार्कटिका जो है वो इस चीज को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था। तो आप आंसर बेहतर समझिएगा। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज अ प्रोग्राम, यानी स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम था विच प्रोवाइडेड, जो प्रदान कराता था, द स्टूडेंट्स छात्रों को एन एम्पल अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी महत्वपूर्ण मौका प्रदान कराता था, टू विजिट, घूमने के लिए, द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के अंतिम छोरों पर घूमने के लिए यह प्रोग्राम छात्रों को एक महत्वपूर्ण मौका, अपॉर्चुनिटी प्रदान कराता था, विच विल हेल्प देम, जो उनकी मदद करेगा, फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, यानी एक नई समझ उत्पन्न करने में, एंड रिस्पेक्ट, और एक सम्मान उत्पन्न करने में, फॉर आवर प्लैनेट, हमारे इस ग्रह के लिए, यानी हमारी इस पृथ्वी के लिए। तो स्टूडेंट ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम था जो छात्रों को इस पृथ्वी के अंतिम छोरों पर घूमने का एक महत्वपूर्ण मौका प्रदान करता था, जिससे कि उन छात्रों की मदद हो सके क्या करने में, एक नई समझ और सम्मान व्यक्त करने में या उत्पन्न करने में अपने इस ग्रह के प्रति, अपनी इस पृथ्वी के प्रति। ओके, और इसके जो लीडर थे यानी फाउंडर वो थे जियोफ ग्रीन, आपने पढ़ा अवश्य होगा चैप्टर में। ओके, मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अभी नाम लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। क्वेश्चन है, हु वॉज जियोफ ग्रीन, यानी जियोफ ग्रीन कौन थे, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, वह छात्रों को क्या प्रदान कराते थे। ओके, तो आंसर जियोफ ग्रीन वॉज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी जियोफ ग्रीन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के फाउंडर थे, निर्माणकर्ता थे, यानी इन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इसके सहायक डायरेक्टर थे, यानी इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। ही ऑफर्ड स्टूडेंट्स, यह छात्रों को प्रदान कराते थे, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका प्रदान कराते थे, टू गो टू द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये कहाँ जाने का, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने का, एंड टू डेवलप एट द रिस्पेक्ट, और सम्मान उत्पन्न करने का, सम्मान का निर्माण करने का, एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक नई समझ का निर्माण करने का, किसके लिए, फॉर द अर्थ, इस पृथ्वी माँ के लिए। यानी जियोफ ग्रीन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और वो छात्रों को एक मौका प्रदान कराते थे अंटार्कटिका महाद्वीप पर घूमने जाने का, जिससे कि वे इस धरती माँ के प्रति अपना सम्मान और एक नई समझ उत्पन्न कर सकें, इसकी रक्षा कर सकें, इसके बारे में बेहतर सोच सकें। इसीलिए ये बूढ़े बुजुर्गों को छोड़कर बच्चों को ले जाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं अब वो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा अपनी सेवाएं नहीं दे सकते जितना कि युवा दे सकता है, क्योंकि युवा की सोचने समझने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। इस वजह से ये छात्रों को इस प्रोग्राम पर ले जाते थे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन 12। आई होप अभी तक 11 क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला होगा जो आपको समझ में ना आया हो। अगर ऐसा कोई लगता है कि आपको लगे कि समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इंपॉर्टेंट ही है। व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था, फॉर द सक्सेस, सफलता का,
ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम की सफलता का क्या कारण था, ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं आंसर। द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज सक्सेसफुल, यानी स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम सफल रहा बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्ड, यह प्रदान करता था, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर, एक जीवन को बदल देने वाला मौका प्रदान करता था, टू द फ्यूचर जनरेशन, किसको, भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, यानी आने वाले पीढ़ी को यह एक जीवन को बदल देने वाला मौका प्रदान करता था, ऑफ पॉलिसी मेकर्स, भावी पीढ़ी जो आगे जाकर नए नए नियम बनाएगी, अलग अलग पॉलिसी बनाएगी, एट एन एज, उस उम्र पे, व्हेन दे कुड एब्जॉर्ब, जब वे किसी चीज को बेहतर समझ सकते हैं, लर्न, सीख सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण कि उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं। इट मीन्स यह प्रोग्राम सफल इसलिए रहा क्योंकि यह छात्रों को मौका देता था, क्या करने के लिए, एक जीवन को बदल देने वाला मौका देता था। जो कौन से लोगों को, छात्रों को, जो भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी है, ताकि वो क्या कर सकें, वो इस पृथ्वी के बारे में बेहतर सोच सकें, और केवल सोचे ही नहीं, उस अपनी सोच जो भी बेहतर सोचे उस पर वो कार्य भी कर सकें। इसलिए ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर सब कुछ बेहतर तरीके से सोचते चलेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। आप अगर मेरी बात को बेहतर सुनेंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, आप मेरी बात से ही लिख ले जाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ओहो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। आपको आई होप ये कभी ना कभी आपने देखा जरूर होगा। फोटोसिंथेसिस, हिंदी वाले बच्चे प्रकाश संश्लेषण जानते हैं, तो फोटोसिंथेसिस क्या है ये क्वेश्चन है, लेकिन ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर द प्रोसेस, यानी वो प्रक्रिया, बाय विच, जिसके माध्यम से ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, टर्न, बदलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बदलते हैं, एंड वाटर, और पानी को बदलते हैं, इनटू फूड, किसमें, अपने भोजन में। यानी वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अपने भोजन में बदल लेते हैं, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यानी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके जो पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बदलकर अपना भोजन बना लेते हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से एनर्जी प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बदलकर अपना भोजन बना लेते हैं। समझ में आया? वेरी नाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 देखिए, बताने से पहले एक बार मैं आपसे फिर कहता हूं, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो लाइक कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये पता चलता है कि हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा तरीका आपको पसंद आ रहा है। ओके, ये बात आप अच्छे से बेहतर समझ रहे हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट डिड द सुकाल्स्की द वेसल मैनेज, यानी जो जहाज नाम था जिसका सुकाल्स्की, वो कैसे चला, व्हेन दे रीच्ड एट 65.5 डिग्री साउथ, यानी जब वे 65.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मुड़े तो उनका जहाज कैसे रास्ते पर चला, कैसे आगे बढ़ा। तो आंसर है व्हेन दे रीच्ड एट 65.5 डिग्री साउथ, यानी जब वे 65.5 डिग्री दक्षिण की तरफ बढ़े, सुकाल्स्की हैड मैनेज्ड, तो सुकाल्स्की आगे बढ़ा, टू वेज हरसेल्फ, और फंस गई। अब देखिए, जहाज के लिए यहाँ हरसेल्फ लगाया गया है क्योंकि जो पानी की जहाज मानी जाती है
उसे हमेशा फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। ओके, तो कह रहा सोकाल्स्की ये फंस गई, वेज हरसेल्फ मतलब अपने आप को फंसा ली, किसमें, इनटू ए थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, यानी बर्फ के एक मोटे से परत में, स्ट्रेच का मतलब परत। तो कह रहा है जब वे 65.5 डिग्री साउथ की तरफ मुड़े तो जो सोकाल्स्की जहाज थी वो एक बर्फ के मोटे से टुकड़े में मोटे से परत में फंस गई। कहाँ पर, बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, यानी पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में। अब आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में जो महासागर वगैरह रहते हैं वो तो वैसे ही जम जाते होंगे, और जब जम जाते हैं तो उनके ऊपर बर्फ़ की एक मोटी परत बन जाती है और जहाज़ चलती रहती है और अचानक जाकर उसी में फंस जाती है। फिर वो इधर उधर करके किसी तरीके से व्यवस्थित करके उन्होंने अपनी जहाज़ को निकाला था। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि कैप्टन ने सभी को उतार दिया था, यानी जहाज़ से नीचे उतरने का डायरेक्शन दिया था। सभी लोग उस आइस सीट पर पैदल चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने प्लैंक और वगैरह के माध्यम से उस सोकाल्स्की जहाज़ को उसमें से निकाला था, फिर वो आगे बढ़े थे। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने इस वीडियो का और अपने इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मैनी मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका पर कितने सदस्य पहुंचे, एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर, और वे क्या प्राप्त किए। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, आंसर बताने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने अभी अपने क्लास 12th के सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। उसमें हमने आपके प्रोज सेक्शन के 3 चैप्टर और सप्लीमेंट्री के ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन करा दिया है, और हमने आपका पोएट्री का पहला सेंट्रल आइडिया भी करा दिया है, और हर कंटेंट को मैंने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको ईजीएस्ट वे में समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। 52 मेंबर्स रीच्ड, यानी 52 सदस्य पहुँचे एट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर। तो कितने सदस्य पहुँचे अंटार्कटिका पर, 52 सदस्य पहुँचे। एंड दे फाउंड, और वे पाए अ मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर का मोटा बर्फ का परत पाए। एंड अंडरनीथ दैट, और उस बर्फ के परत के नीचे 180 मीटर्स, यानी उस बर्फ के परत के 180 मीटर नीचे ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, कुछ जिंदा जीव थे जो सांस ले रहे थे, और वहाँ पर नीचे जो पानी था वो कैसा था, साल्ट वाटर मीन्स नमकीन पानी था। क्रैब ईटर सील्स, क्रैब ईटर का मीन्स केकड़ा खाने वाले, सील्स मतलब सील आपने देखा होगा एक पक्षी होता है, तो करा केकड़ा खाने वाले सील वर स्ट्रेचिंग, फैले हुए थे, यानी अपने आप को फैले हुए थे, फैलाए हुए थे। एंड सनिंग देमसेल्व्स, और धूप खा रहे थे। सनिंग का मतलब होता है धूप खाना, यानी वो लोग अपने आप को फैलाकर, जैसे कुत्ते नहीं होता है ठंडी के मौसम में जहाँ धूप पाता है ऐसे फैल जाते हैं, पसर जाते हैं, वैसे ही वो केकड़ा खाने वाले सील्स धूप खा रहे थे और अपने आप को पसरे हुए थे, फैलाए हुए थे। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर थे उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक आंसर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक, कमेंट और मैक्सिमम शेयर अवश्य कीजिए। फिर जल्द ही मिलते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए अपनी पढ़ाई को। मेरी तरफ से अगेन राधे राधे।